नमस्कार सभी साथियों को। मैं पीएन लोधा स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 14 लेकर आया हूं, जिसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 के लिए और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मुख्य एग्जाम होगा उसके लिए बेहद ही उपयोगी है। साथ ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट और अन्य सभी शिक्षक भर्तियों के लिए बेहद ही उपयोगी है। देखिएगा, एग्जाम तक आपको निशुल्क क्लासेस देखने को मिलेगी, लगातार आपका अभ्यास करवाया जाएगा। सिर्फ शिक्षण विधियों का ही नहीं, मनोविज्ञान का भी आपको लगातार अभ्यास करवाया जाएगा, हिंदी का भी आपको लगातार अभ्यास करवाया जाएगा। राजस्थान जीके, एनसीईआरटी, आरबीएससी की कक्षा 6 से 10 तक की राजस्थान जीके की क्लासें चला रखी है और मैथ की क्लासें भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। साथियों, निशुल्क है संपूर्ण चीजें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखने के बाद ही हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके पहला प्रश्न है, अनुसंधान विधि का विकास करने का श्रेय किसे दिया जाता है? फ्रोबेल को, आर्मस्ट्रॉन्ग को, मोंटेसरी को और स्किनर को। साथियों देखिएगा, अनुसंधान विधि जिसको हम खोज विधि के नाम से भी जानते हैं या इसको हम हुरिस्टिक विधि के नाम से भी जानते हैं। किस के नाम से? हुरिस्टिक विधि कह दो, खोज विधि कह दो, एक ही है। और इसका विकास करने का श्रेय आर्मस्ट्रॉन्ग को जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा ही अनुसंधान या खोज विधि का विकास या निर्माण किया गया था। मोंटेसरी ने तो मोंटेसरी विधि दी थी, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी, स्किनर ने अभिकर्मित अनुदेशन विधि दी थी। साथियों, तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 है, प्राथमिक कक्षा को रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है अनुसंधान विधि, भ्रमण विधि, कहानी विधि और व्याख्यान विधि। तो साथियों, आपको प्राथमिक कक्षा मतलब कक्षा 1 से 5 के बीच में, ठीक है, आपको रामायण का प्रकरण पढ़ाना है बच्चों को। तो अनुसंधान करके तो रामायण नहीं पढ़ाओगे, ना ही भ्रमण पर ले जाओगे रामायण पढ़ाने के लिए। व्याख्यान और कहानी, तो साथियों कहानी विधि का हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कहानी में बच्चों की रुचि भी होती है और यह विषय कहानी की तरह आप अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 3, कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, परियोजना विधि और समस्या समाधान विधि। साथियों, करके सीखने पर आधारित व्याख्यान विधि बिल्कुल भी नहीं है, ये तो इसमें छात्र बिल्कुल निष्क्रिय रहता है। वाद विवाद विधि भी नहीं है साथियों। परियोजना और समस्या समाधान दोनों में से जब हमें किसी एक का चयन करना पड़े तो हम फिर परियोजना विधि का चयन करेंगे। परियोजना विधि करके सीखने पर आधारित विधि है और इस विधि को किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ पर परियोजना विधि को किलपेट्रिक के द्वारा दिया गया था साथियों, ठीक है, किलपेट्रिक के द्वारा। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके चौथा प्रश्न देखेंगे, छोटी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि है खोज विधि, कहानी विधि, वाद विवाद विधि और खेल विधि। देखो, छोटी कक्षाओं के लिए खोज विधि श्रेष्ठ कदापि नहीं हो सकती, ना ही वाद विवाद विधि श्रेष्ठ हो सकती है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में बच्चे वाद विवाद करने लग गए तो झगड़ा ही करने लग जाएंगे, ठीक है। अब कहानी और खेल में से किसी एक का चयन यदि हमको करना पड़े तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि छोटी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है, और साथियों वहां कहानी और खेल दोनों दे रखा हो तो आपको खेल विधि को सही करना है। किसको सही करना है? खेल विधि को, क्योंकि बच्चों की सबसे ज्यादा रुचि किसमें होती है? खेल खेलने में होती है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है साथियों? आपके सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव और प्रभावी शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि और खोज विधि। तो देखो, एक सबसे सजीव और प्रभावी विधि की बात की जा रही है। सजीव का मतलब है जिसमें छात्र क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, कोई ना कोई, मतलब एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। और प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी रहेगी साथियों? व्याख्यान विधि तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि ये सजीव नहीं है। खोज विधि, वाद विवाद विधि और प्रश्नोत्तर विधि। तो देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 में जो
सही उत्तर है आप खोज विधि के माध्यम से सभी चीज़ें सामाजिक में नहीं पढ़ा सकते हो, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में खोज विधि का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, बहुत ही कम। साथियों, प्रश्नोत्तर विधि सबसे सजीव और प्रभावी शिक्षण विधि मानी जाएगी, क्योंकि प्रश्नोत्तर में छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और अध्यापक उनका उत्तर देता है, फिर अध्यापक भी प्रश्न पूछ सकता है, छात्र उनका उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार से ये सजीव और प्रभावी शिक्षण विधि मानी जाएगी। ठीक है, वाद विवाद नहीं मानी जाएगी, सबसे प्रभावी। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 6ठा प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न नंबर 6। दल शिक्षण को भारत में किस रूप में स्वीकार किया गया? नवाचार के रूप में, अभिकर्मित अनुदेशन के रूप में, टीम टीचिंग के रूप में और अपाचार के रूप में। साथियों देखिएगा, दल शिक्षण जिसके जनक कौन है? डेविड वार्डिंग। कौन है? डेविड वार्डिंग के द्वारा दल शिक्षण विधि दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये अमेरिका के रहने वाले थे, लेकिन भारत में जब इस विधि का आगमन हुआ तो अभिकर्मित अनुदेशन विधि तो स्किनर ने दी थी, इसको शैक्षिक नवाचार के रूप में स्वीकार किया गया। किसके रूप में? शैक्षिक नवाचार के रूप में दल शिक्षण को भारत में स्वीकार किया गया था। टीम टीचिंग हालांकि दल शिक्षण का ही नाम है, ये तो उपनाम है, स्वीकार करने की बात की जा रही है, उपनाम नहीं पूछ रहा है साथियों। टीम टीचिंग भी इसको कहा जाता है दल शिक्षण को, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है स्वीकार किस रूप में किया गया। तो भाई स्वीकार किया गया था नवाचार के रूप में। विकल्प 1 ही आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो 7वां प्रश्न, अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के 2 रूप कौन से हैं? आनंद और प्रयोजन साध्य अभिव्यक्ति, प्रेष और प्रेषणीयता अभिव्यक्ति, ग्रहित और सृजनात्मकता अभिव्यक्ति, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति। तो साथियों, अनुभूति के आधार पर यहाँ पर आपसे अभिव्यक्ति के 2 रूप या 2 प्रकार पूछे जा रहे हैं। आपके प्रश्न संख्या 7 में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, ग्रहित और सृजनात्मक अभिव्यक्ति ही अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के प्रकार होते हैं। ग्रहित का मतलब जिसमें चीजों को हम ग्रहण करते हैं। सृजनात्मक का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारी अंदर जो चीजें चलती रहती है माइंड में, उनको हम बाहर निकालते हैं और किसी नई चीज का निर्माण करते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। 8वां प्रश्न, शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु, शिक्षण उद्देश्य प्राप्ति हेतु, शैक्षिक सहायक सामग्री को प्रभावशाली बनाने हेतु, और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई भी नहीं को तो हम क्या करेंगे? हटा देंगे। भाई शिक्षण विधियों का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं व्याख्यान विधि से आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं अन्य किसी विधि से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये किस लिए पढ़ाया जा रहा है? ताकि शिक्षण प्रभावी बने। किस क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि शिक्षण प्रभावी बने, न कि सहायक सामग्री को प्रभावी बनाने के लिए थोड़ी शिक्षण विधियां प्रयोग में लाई जाती है, बल्कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। विकल्प 1 ही आपके प्रश्न नंबर 8 में सही है साथियों। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9, शिक्षण विधियां प्रयोग की जाती है शिक्षक के द्वारा, शिक्षक छात्रों द्वारा और इनमें से सभी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, समझ पर आधारित प्रश्न है। आप इस प्रश्न को कैसे देखते हो ये चीज मायने बहुत ज्यादा रखती है। देखो, शिक्षण विधियां प्रयोग की जाती है शिक्षक के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा, क्योंकि शिक्षक ही ये तय करता है कि मुझे किस प्रकार से अपने टॉपिक को बच्चों को पढ़ाना है। क्या मैं व्याख्यान के माध्यम से बच्चों को पढ़ाऊं? क्या मैं व्याख्यान के साथ साथ प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग करूं? क्या मैं व्याख्यान के साथ साथ प्रदर्शन विधि का भी प्रयोग करूं? तो इस प्रकार ये चीजें कौन डिसाइड करता है? शिक्षक। अतः शिक्षण विधियां शिक्षक के द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। विकल्प 1 आपका सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 10वां प्रश्न, व्याख्यान विधि का मुख्य दोष है अनुशासनहीनता, छात्रों में निष्क्रियता, विचारों में अक्रमबद्धता और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखो, इनमें से कोई नहीं को तो हम हटा देंगे। व्याख्यान विधि की बात की जा रही है। व्याख्यान विधि में अध्यापक व्याख्यान दे रहा है, छात्र सुन रहे हैं, तो इसमें अनुशासनहीनता तो नहीं हो रही है। विचारों में अक्रमबद्धता भी इसमें नहीं आती है, लेकिन इसका सबसे मुख्य दोष माना जाता है छात्रों में निष्क्रियता। मतलब व्याख्यान विधि से यदि आप बच्चों को पढ़ाओगे तो छात्र कैसे रहेंगे? निष्क्रिय रहेंगे, सिर्फ सुनेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, मतलब वो सजीव शिक्षण नहीं है। फिर विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 10 में
बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। साथियों 11वां प्रश्न आपके, व्याख्यान विधि को प्रभावी बनाने वाला तत्व है विश्लेषण विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, संश्लेषण विधि है और व्यवस्थापन प्रक्रिया है। तो देखो व्याख्यान विधि को प्रभावी आपको बनाना है। यहाँ पर संश्लेषण और विश्लेषण के द्वारा व्याख्यान विधि को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। तो फिर किसके द्वारा आप व्याख्यान विधि को प्रभावी बना सकते हो? प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा यहाँ पर आप व्याख्यान विधि को प्रभावी बना सकते हो, क्योंकि व्याख्यान के साथ में यदि आप बच्चों से प्रश्न भी पूछ रहे हो बीच बीच में, तो छात्र आपके व्याख्यान को भी अच्छे से सुनेंगे। क्योंकि आप बीच में प्रश्न पूछोगे तो ऐसा नहीं है कि भाई उनको प्रश्न ही याद नहीं निकले, तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो वहाँ पर छात्रों का ध्यान भी रहेगा और छात्र सक्रिय भी रहेंगे। इसलिए साथियों व्याख्यान विधि को प्रभावी बनाने वाला तत्व है प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। तो 12वां प्रश्न, अंतः क्रिया विश्लेषण का मूलाधार है अंतः क्रिया की योजना का निर्माण, छात्र शिक्षक अंतः क्रिया के लिए पुनर्बलन और इनमें से कोई नहीं। तो वापस हम 12वें प्रश्न में इनमें से कोई नहीं को तो हो बाहर निकाल देते हैं। साथियों देखो अंतः क्रिया विश्लेषण जो किया जाता है इसका मूलाधार माना जाता है जो छात्र और शिक्षक के बीच में अंतः क्रिया होती है, यही इसका मूलाधार माना जाएगा साथियों। क्योंकि आप अंतः क्रिया किनके मध्य करवाना चाहते हो? छात्र और शिक्षक के मध्य, ताकि शिक्षक को भी पढ़ाने में ज़्यादा रुचि रहे, छात्रों को भी पढ़ने में ज़्यादा रुचि रहे। तो विकल्प 2 ही आपके प्रश्न संख्या 12 में सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे। तो प्रश्न संख्या 13, विश्लेषण शिक्षण विधि का अभिप्राय है विषय वस्तु के अंशों का विश्लेषण, समग्र विषय वस्तु का विश्लेषण, विषय का विश्लेषण और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वापस हम इनमें से कोई नहीं को तो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब विश्लेषण शिक्षण विधि की बात की जा रही है, तो विषय का विश्लेषण समग्र विषय वस्तु का या विषय वस्तु के अंशों का। अब आप यदि इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो विषय वस्तु के अंशों का ही विश्लेषण किया करोगे। ऐसा थोड़ी है कि एक साथ समग्र विषय वस्तु का विश्लेषण कर दोगे। अतः विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 13 में सही उत्तर है। साथियों आपके प्रश्न 13 में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 14 है, आगमन शिक्षण विधि आधारित है, किस पर आधारित है आपको बताना है? विशिष्ट से सामान्य की ओर आधारित है, सामान्य से विशिष्ट की ओर आधारित है, अज्ञात से ज्ञात की ओर आधारित है या सूक्ष्म से स्थूल की ओर आधारित है। तो देखो आगमन शिक्षण विधि का शिक्षण सूत्र होता है पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण द्वारा सरल करना, पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण द्वारा सरल करना। तो पूर्ण से अंश की ओर आधारित है, ज्ञात से अज्ञात की ओर आधारित है, सरल से कठिन की ओर आधारित है, उदाहरण से नियम की ओर आधारित है और विशिष्ट से सामान्य की ओर आधारित है। तो हमें क्या मिला फिर? विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 15, प्रोग्राम्ड लर्निंग विधि के जन्मदाता है आर्मस्ट्रॉन्ग है, B.F. स्किनर है, डाल्टन है और किलपेट्रिक है। तो साथियों यहाँ पर किलपेट्रिक, आर्मस्ट्रॉन्ग, डाल्टन ये तीनों ही प्रोग्राम लर्निंग विधि के जन्मदाता नहीं हैं, बल्कि B.F. स्किनर, ब्रूस हस, फ्रेडरिक स्किनर यहाँ पर प्रोग्राम्ड लर्निंग विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 16वां प्रश्न, अध्याय में सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? उद्देश्य की, प्रस्तावना की, अधिगम की और आगमन विधि की। देखो वीडियो में अगर आपको कोई त्रुटि नजर आती है तो नीचे हमें कमेंट करके आप निश्चित रूप से बता सकते हो, क्योंकि साथियों बाय चांस अगर कोई त्रुटि हो जाए और हमारे पकड़ में नहीं आए तो इतने हजारों विद्यार्थी जो वीडियो को देखते हैं, हो सकता है किसी के माइंड में कोई प्रश्न उठता हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर आपको बताना है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, अध्याय में सर्वप्रथम हमें अधिगम, प्रस्तावना या आगमन की आवश्यकता नहीं रहती है, बल्कि उद्देश्य की आवश्यकता रहती है साथियों। किसकी? उद्देश्य की, कि बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं आखिर उसका उद्देश्य क्या है।
ठीक है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों में क्या परिवर्तन उससे आएगा। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 16 में, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 17वां प्रश्न है, अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण। तो देखो आपको क्या करना है, अधिगम संबंधी गलतियां और जो कमियां हैं उनको दूर करना है साथियों। माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण में तो शिक्षण कौशलों को सिखाया जाता है कि आखिर पढ़ाते कैसे हैं, ये चीज हम माइक्रो टीचिंग में सीखते हैं, तो ये आपका उत्तर नहीं रहेगा। उपलब्धि परीक्षण में यह देखा जाता है कि बच्चों ने एक विशेष कक्षा में कितना ज्ञान अर्जित किया है, यह भी आपका उत्तर नहीं रहेगा। निदानात्मक परीक्षण में गलतियां और कमियां खोजी जाती है, जबकि उपचारात्मक में इन कमियों को दूर किया जाता है। तो मतलब विकल्प नंबर आपका जो 3 है, यही आपके प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 18वां प्रश्न, गणित को कहा जाता है विज्ञान का सिंह द्वार, विज्ञान का क्रीड़ा क्षेत्र, विज्ञान की दासी और विज्ञान का घर। साथियों क्या कहा जाता है गणित को, गणित को विज्ञान का घर नहीं कहा जाता है, विज्ञान की दासी नहीं कहा जाता है, विज्ञान का क्रीड़ा क्षेत्र नहीं कहा जाता है, बल्कि विज्ञान का सिंह द्वार कहा जाता है गणित को, कि गणित विज्ञान का सिंह द्वार है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 18 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो आपके 19वां प्रश्न, आकृतियों का निर्माण, मापन इत्यादि गणित की किस शाखा में होता है। बीज गणित में होता है, अंक गणित में होता है, रेखा गणित में होता है और समुच्चय सिद्धांत में होता है। तो आकृतियों का निर्माण, जैसे त्रिभुज ये बनाया हमने यहाँ पर, जैसे हमने एक आयत बना दिया, जैसे हमने वर्ग बना दिया साथियों, तो इस प्रकार ये जो चीजें होती है ये अंक गणित में नहीं आती है, ना ही बीज गणित में आती है, बल्कि इन चीजों को रेखा गणित के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 प्रश्न संख्या 19 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 20 साथियों 20वां प्रश्न है, ब्लूम टेक्सोनोमी का अंग नहीं है समझ, बुद्धि, प्रयोग और ज्ञान। तो देखो ब्लूम टेक्सोनोमी के अंगों के अंतर्गत समझ भी आता है, प्रयोग भी आता है, ज्ञान भी आता है, लेकिन बुद्धि जो है ये ब्लूम टेक्सोनोमी के अंतर्गत नहीं आती है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 21वां प्रश्न, शिक्षण विधि को निर्धारक करने वाला कारक है, शिक्षक से संबंधित है, छात्र से संबंधित है, पाठ्य वस्तु से संबंधित है और इनमें से सभी से संबंधित है। प्रश्न को समझिए, शिक्षण विधि का निर्धारण आप किसके आधार पर करते हो। तो देखो छात्र के आधार पर भी करते हो, शिक्षक से संबंधित भी शिक्षण विधि होती है और पाठ्य वस्तु से संबंधित भी होती है, मतलब इन सभी से शिक्षण विधि का निर्धारण किया जाता है। तो विकल्प नंबर जो 4 है वो प्रश्न संख्या 21 में सही रहेगा। प्रश्न संख्या 21 में चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 22वां प्रश्न साथियों 22वां प्रश्न है, दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में शिक्षण के समय किसका प्रयोग सर्वाधिक अच्छा हो सकता है। चित्र का, चार्ट का, नमूना और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो दूर स्थित कोई भी वस्तु है या कोई व्यक्ति है या स्थान है, अब वो दूर है अपन से, अपन उसका प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन फिर उसकी जगह फिर चित्र, चार्ट और कोई नहीं, तो कोई नहीं को तो हटा देते हैं। सबसे बेस्ट विकल्प है आपके विकल्प नंबर 3, क्या रहेगा, नमूना। क्योंकि साथियों नमूना का मतलब क्या होता है, जैसे एक ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल के हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं कि ताजमहल के बारे में बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, अब यूँ थोड़ी है कि वहाँ पर ही ले जाना पड़ेगा। तो साथियों ऐसा नहीं होता है, हम उसकी जो प्रतिकृति या उसकी जो नमूना है उस छोटे से नमूने को भी बच्चों को बता करके कि भाई इस प्रकार से ताजमहल है साथियों। तो नमूना ही आपके तीसरे विकल्प में 22वां जो प्रश्न है ये सही है, बिल्कुल तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, प्रश्न संख्या 23, अभिकर्मित अनुदेशन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, तार्किक क्रम का सिद्धांत।
तो साथियों, अभिकर्मित अनुदेशन के जो आधारभूत सिद्धांत होते हैं, पहली चीज तो ये कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि जो है ये बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई थी। इसमें छोटे छोटे पदों का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात छोटे छोटे पदों का सिद्धांत इसमें होता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत भी इसमें होता है साथियों, कि बच्चे करके किसी चीज को सीखते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत भी इसमें होता है कि बच्चों को जो क्रिया की जाती है बच्चों के द्वारा उसमें पुनर्बलन मिलना चाहिए। लेकिन तार्किक क्रम का सिद्धांत इसका आधारभूत सिद्धांत नहीं है। तो फिर आपके प्रश्न संख्या 23 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? चौथा विकल्प बिल्कुल सही है 23वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री श्रव्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आती है? फिल्म स्ट्रिप, लिंगुआ फोन, डिस्क रिकॉर्डर और टेप रिकॉर्डर। तो साथियों, जो शिक्षण की श्रव्य सामग्री है, अब देखो यहाँ पर टेप रिकॉर्डर ये आपके श्रव्य सामग्री है, डिस्क रिकॉर्डर ये भी आपके श्रव्य सामग्री है, लिंगुआ फोन ये भी आपके श्रव्य सामग्री है, लेकिन फिल्म स्ट्रिप ये श्रव्य सामग्री नहीं है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है 24वें प्रश्न में, यही आपका सही उत्तर है। अच्छा, वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही निकल रहे हैं और कौन कौन से प्रश्नों पे आपको डाउट है, ये भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो साथियों। तो देखो, वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। अब देखते हैं आज का अंतिम और 25वां प्रश्न। विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक महत्व है शब्द ज्ञान का, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का, व्याख्यान विधि का और सभी का। तो सर्वाधिक महत्व व्याख्यान विधि का तो नहीं होगा साथियों। अगर इसका नहीं है तो सभी वाला विकल्प भी आपके गलत हो गया। तो पहला या दूसरा विकल्प, तो 25वें और अंतिम प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक महत्व है। सेकंड विकल्प ही 25वें प्रश्न में सही है। आज का ये वीडियो पूरा होता है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।